नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। कैश के संकट से जूझ रही देश की प्रीमियम एयरलाइंस जेट एयरवेज बंद होने के कगार पर आ चुकी है। जी हां, जेट ने अभी अपनी सभी इंटरनेशनल उड़ानों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद भी कर दिया है। जेट के संकट से 20,000 कर्मचारियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। इन्हें जनवरी 2019 से अब तक सैलरी तक नहीं मिली है। सैलरी और नौकरी बचाने को लेकर जेट के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जेट की मुसीबतें यात्रियों पर भी भारी पड़ रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं अब आने वाली और ऐसे में फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री दूसरी एयरलाइंस के टिकट 2 गुने 3 गुनी कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सोमवार को तो दिल्ली मुंबई रूट का किराया 60,000 रुपए तक पहुंच गया और इधर डीजीसीए ने कहा है कि वो किराए बढ़ने के संकट पर नजर बनाए हुए है। जेट को संकट से उबारने के लिए अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो सब फेल साबित हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जेट एयरवेज के बुरे दिन कैसे आ गए और जेट एयरवेज को संजीवनी कौन दिलाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र भार्गव जुड़ रहे हैं जो कि एयर इंडिया के फॉर्मर ईडी हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़ रहे हैं जो कि स्टार एयर कंसल्टिंग के चेयरमैन हैं और साथ ही एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मर्करी ट्रेवल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अश्विनी कक्कड़ भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जेट के जमीन पर आने से हवाई किराए आसमान पर पहुंच गए हैं। क्या है किरायों का हाल, ये बता रही है मेरी सहयोगी पानसी दवे। मुश्किलों से जूझ रही जेट एयरवेज की उड़ान मानो अब जमीन पर गिरती हुई दिख रही है। जी हां, बैठकों का दौर चल रहा है और काफी दिनों से ये कोशिश की जा रही है कुछ हद तक जेट एयरवेज को बचा लिया जाए, लेकिन सब कुछ यहां पर असफल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक तो वेकेशन के सीजन चल रहे हैं और बाकी सारी एयरलाइंस जो हैं वो जेट एयरवेज की फ्लाइटें जो बंद हो गई है उस वजह से यहाँ पर उनके जो भाड़े हैं उसमें कितनी ज्यादा इजाफा, कितना ज्यादा हाइक होता हुआ दिख रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। मुंबई टू दिल्ली की अगर हम फ्लाइट करते हैं या दिल्ली टू बॉम्बे की फ्लाइट करते हैं, अमूमन करीब 3,500 से 4,000 में वन राउंड ट्रिप, यहाँ पर वन वे ट्रिप फ्लाइट की होती है। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर आप बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली टू बॉम्बे की फ्लाइट कर रहे हैं तो करीब 8,500 से ये फ्लाइटें जो हैं वो शुरू हो रही हैं और उसके बाद ये हाइक का सिलसिला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, 9,000 तक जा रहा है और उसके बाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ठीक से ये कह सकते हैं कि जेट एयरवेज की फ्लाइट्स जो रद्द हो रही हैं, जेट एयरवेज की फ्लाइट्स या प्लेन्स जो ग्राउंडेड हो रहे हैं या जेट एयरवेज की जो दिक्कतें हैं उसका सीधा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि जेट एयरवेज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी चुकाने में भी असफल रहा है। कितनी कोशिशों के बाद भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन 3 महीनों से कंपनी ने अपने तमाम कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान नहीं किया, जिसका असर या कह सकते हैं कि जिसकी गर्मी जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज की तरफ से जेट एयरवेज को देखनी भी पड़ी है। चलिए एक और रूट आपको दिखा देती हूँ। दिल्ली टू बैंगलोर अगर आप फ्लाइट करते हैं तो करीब 3,500 से 4,000 वन ट्रिप आप देख सकते हैं, वन वे अगर आप फ्लाइट करते हैं दिल्ली टू बैंगलोर की। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में आप दिल्ली टू बैंगलोर की फ्लाइट बुक करते हैं तो इंडिगो कह लीजिए, गो एयर कह लीजिए, एयर इंडिया करीब 8,500 से 9,500 इनकी इनिशियल प्राइजेस हम देख पा रहे हैं और ये प्राइजेस बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर आप अपने हिसाब से रूट तय करते हैं तो ये प्राइजेस करीब 10,000 से लेकर 11,000 तक भी पहुंच रही है। तो एक बात तो तय है कि एविएशन सेक्टर में फिलहाल जेट एयरवेज जो दिक्कतों का सामना कर रही है उसका असर कंपनी के एम्प्लॉयज भुगत रहे हैं। हाल ही में जो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वेकेशन का सीजन चल रहा है तो काफी सारे ट्रैवलर्स हैं अपने घर जाना या यहाँ से कहीं भी मुसाफरी करना, वो लोग भी देख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर किराए जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जेट के किराए जो है वो जेट के जमीन पर आने के बाद किराए जो है वो आसमान में जा चुके हैं। जी हां, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, कर्मचारी परेशान है और कहीं ना कहीं ये सारी मार जो है अब यात्रियों को भी और बहुत ज्यादा पड़ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि कैसे इस मुसीबत को टाला जा सकता था, आखिरकार क्या और किया जा सकता था, यात्रियों को क्या करना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र भार्गव जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना, परेशान है कर्मचारियों की भी
किसी से छिपी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में आखिरकार चूक कहां पर हुई है? क्योंकि जेट का जो संकट है वो आज अचानक नहीं आया है। पिछले कई महीनों से हम लगातार यही देख रहे हैं कि जेट एयरवेज पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारी चूक तो हुई है। देखिए, आपने ठीक कहा कि ये जो संकट है एकदम सडनली नहीं आया है। हमारे देश में फुल सर्विस कैरियर्स हैं और लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं। लो कॉस्ट एयरलाइंस का मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, तो वो डिटरमिन करते हैं क्या दाम चल रहे हैं। जो फुल सर्विस कैरियर होते हैं वो पैसेंजर्स को अन्य सुविधाएं देते हैं, जैसे भोजन होता है, उनकी सीट की पिच बढ़िया होती है, वो सब होते हैं। लेकिन क्योंकि फेयर डिफरेंस बहुत मामूली होता है, वो अपना कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। जब एक लंबे समय तक कोई लॉस में रहेगा तो स्वाभाविक है कि एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि आपके भविष्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जेट एयरवेज के साथ में ये हुआ। उनको 1 साल पहले उन्होंने पहली बार बोला था एम्प्लॉयज़ को कि आपकी सैलरी डिले होगी या सैलरी कट होगा। वो नहीं माने थे उस समय, लेकिन ये जो सिचुएशन थी वो निरंतर बिगड़ रही थी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो 20% से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो फेयर्स जो आपने कहा कि अफोर्डेबल फेयर्स थे, इसको हम अफोर्डेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस इन फेयर चार्ज करती हैं और अपना लॉस में नहीं जाती हैं। लेकिन इस फेयर लेवल के ऊपर में फुल सर्विस कैरियर अपना कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। या तो नरेश गोयल जी को एज प्रमोटर ऑफ द एयरलाइन बिजनेस मॉडल को ट्वीक करते। अब फुल सर्विस कैरियर अगर चलाते जाना है तो स्वाभाविक है वो लॉस में जाएंगे। उसका सीधा का सीधा परिणाम एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर पे पड़ा है, जैसे आपने बहुत सही कहा, पैसेंजर्स पे पड़ा है। जिन्होंने 3 महीने पहले बुकिंग की हुई थी, वो आज जब जाने डिपार्चर टाइम आ रहा है उनका, तो उनको देख रहे हैं कि सीट नहीं मिल रही है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और अब जो वो दूसरी एयरलाइन में टिकट लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें एक मिनिस्ट्री का रोल आता है। अभी वाओ एयरलाइन थी जो कि बंद हुई, तो वर्जिन अटलांटिक और बाकी एयरलाइन ने एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की उन अफेक्टेड पैसेंजर्स को, डिस्ट्रेस पैसेंजर्स को, कि हमारे पास जो वेकेंट सीट्स हैं वो हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम आपको एक ऐसे फिक्स दाम के ऊपर देंगे। कोई कारण नहीं है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डीजीसीए ऐसी ही नज करे एयरलाइंस को कि देखिए ये हालत हुई हमारे पैसेंजर्स की, इनको एक्सप्लॉइट ना करो, इनकी सुविधा करें, सुविधा दो इनको, और अपना प्रॉफिट बनाने की समय कोशिश ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। जी बिल्कुल, एक्सप्लॉइट ना करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ आलम दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि किराए जो है वो हवा से बातें करने लग गए हैं। जेट को उड़ना चाहिए था आसमान में, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अब तो किराए ही उड़ने लग गए हैं। देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि जो हमारे देश में जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से जो ये प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस हैं ये ह्यूमन मिजरीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। कभी भी किसी तरह की कोई अचानक स्थिति बनती है, बाढ़ आती है, दंगे होते हैं, तो इमीडिएटली अपने फेयर्स बढ़ा लेते हैं। और मिनिस्ट्री जो है वो एक मूक दर्शक बनी रहती है। और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की इन प्राइवेट ऑपरेटर्स से भी साठगांठ रहती है। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे जितेंद्र भार्गव जी ने कहा कि आप एक प्राइस बैंड फिक्स कर दीजिए कि आप इससे ज़्यादा फेयर नहीं चार्ज करेंगे, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी टिकट बुक थे। अब ये तो जो हुआ है उसके बारे में सबको पता है, जेट के फेलियर के क्या कारण हैं वो बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है। और जैसा आप जानते हैं कि इनका जो सहारा के साथ मर्जर हुआ वहाँ से सबकी शुरुआत हुई। उसके अलावा जितने प्राइवेट कैरियर्स हैं वो बेइंतहा कैपेसिटी इंडक्ट करे जा रहे हैं, एक प्राइस वार चले जा रही है, उससे नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स तो बढ़ रहे हैं पर वो एक लॉस में सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो चाहे फुल सर्विस कैरियर हों कि लो कॉस्ट कैरियर हों। इसके अलावा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट है। सारी दुनिया में फ्यूल के रेट गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमारे फ्यूल के रेट बढ़े चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है एयरलाइंस के फेलियर के लिए जिम्मेदार है। और वैसे भी कंपटीशन की वजह से कोई हिंदुस्तान में ही नहीं, अभी यूरोप में भी पिछले 7-8 महीने में कोई 9 कैरियर्स बंद हुए हैं। तो अब ये स्थिति तो है और सबको पता था कि जेट इस स्थिति में जा रही है। पिछले 3-4 महीने से स्थिति
चल रही थी, जब ये लग रहा था कि ये कितने समय चल पाएगी, बीच में बैंकर्स ने एक उसका मैनेजमेंट टेक ओवर करा। उस एक्सरसाइज का मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आया कि उनको, अगर उनके पास कोई प्रमोटर था तो उसको अभी तक वो सामने क्यों नहीं लाए, और अगर नहीं था या कोई उनके पास कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं था तो नरेश गोयल को का मैनेजमेंट टेक ओवर करके उसको एक तरह से आपने जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और एयरलाइंस को जो है अपनी एक भयावह स्थिति में छोड़ दिया है। तो अभी जो स्थिति है उसमें जब तक आप एक तरह का फेयर स्ट्रक्चर जो है फिक्स नहीं करेंगे, पर मेरा एक ये भी मानना है क्योंकि ये फेयर्स जो हैं ये अनसस्टेनेबल हैं। अभी एक तो कई कैरियर्स, जेट एयरवेज बंद हुई, उधर 737 मैक्स ग्राउंड हो गए, फिर दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट्स वगैरह पे कुछ रनवे भी रिपेयर में रहे, तो उस वजह से काफ़ी स्लॉट्स की भी शॉर्टेज रही। तो एक टेम्परेरी फीचर है। अभी इलेक्शन की वजह से भी ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। इलेक्शन के अलावा एक सीजनल ट्रैफिक जो है वो पीक सीजन का, सर्दियों गर्मियों की छुट्टियों का ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है। और आगे आने वाले समय में अब गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो और भी बढ़ने वाला है। खैर, इस बीच में हमारे साथ ट्रैवल एक्सपर्ट अश्वनी कक्कड़ भी जुड़ रहे हैं। अश्वनी जी, हवाई किरायों पर आप कैसे असर पड़ता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक ट्रैवल एक्सपर्ट है, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने भी जिक्र किया कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और ऐसे में जेट का ये जो पूरा संकट है, इस सब की वजह से ये सारे फैक्टर्स मिलाकर तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि हवाई किराए जो है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, किराए तो बढ़ने लाजमी है, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएगी और डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि डिमांड तो 20% से बढ़ती जा रही है, और इससे ना केवल लेजर ट्रैवलर्स जो गर्मी की छुट्टियों में जाना चाहेंगे उनके ऊपर असर पड़ेगा, पर बिजनेस ट्रैवल के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और ना केवल डोमेस्टिक सेक्टर पे पड़ रहा है, मगर जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो इंटरनेशनल सेक्टर पे भी आ रहा है, और कार्गो सेक्टर पे भी जल्द इसका असर फील होगा, बिकॉज काफी जो चीजें होती हैं वो पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, और एयरलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी। हमारा इतना बड़ा कंट्री है कि 3500 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट और 3500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। विदाउट एयरलाइंस हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम हमको आने वाला है। और देखने की बात यह है कि ये 11th या 12th एयरलाइन है जो फेल हो रही है, तो हमें कुछ अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम एयरलाइंस के लिए राइट पॉलिसी इजाद कर रहे हैं, क्या हम मतलब एयरलाइंस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि 20% ग्रोथ होने के बावजूद अगर ये 12th एयरलाइन है जो फेल हो रही है, तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा उठकर खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बेचारों ने कस्टमर्स ने ऑलरेडी बुक की हुई थी फ्लाइट्स, उनको रिफंड नहीं मिल रहे हैं, उनके रिफंड्स ब्लॉक हो चुके हैं, और उनके लिए भी आगे बुकिंग करने के लिए भी बहुत तकलीफ का सामना उनको करना पड़ रहा है। और इसका असर केवल कस्टमर्स के ऊपर नहीं है, इसका असर सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर है, इसका असर एम्प्लॉइज के ऊपर है, इसका असर सप्लायर्स के ऊपर है, इसका असर एयरपोर्ट्स के ऊपर है, इसका असर बहुत ही वाइड स्प्रेड असर होगा। और देखने की बात यह है कि हम इसको अब किस तरह या तो बचाएं और या किस तरह इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जेट के संकट से जो है असर सिर्फ जेट पर नहीं हो रहा है, बल्कि उसके कर्मचारियों पर हो रहा है, यात्रियों पर हो रहा है, एयरपोर्ट पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो जितेंद्र जी, ऐसे में आखिरकार करना क्या चाहिए? क्या वजह है कि अच्छी खासी एक एयरलाइन चल रही होती है लेकिन वो अचानक बंद हो जाती है, उस पर ऐसे संकट आ जाते हैं, जैसा कि अभी अश्वनी जी ने भी जिक्र किया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 21 साल में अब तक 12 एयरलाइंस जो है वो बंद हो चुकी है। वहीं अगर जेट का मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 1 साल में ये करीब 5% घटा है, और अगर पिछले 12 साल की बात की जाए तो सिर्फ 5 बार ही जो है वो जेट फायदे में नजर आई है। तो क्या यहाँ पर सरकारी नीतियां जो है ये तमाम जिम्मेदार बनती हैं? देखिए, ये बहुत सामान्य कमेंट हो जाता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सरकार के ऊपर ब्लेम डाल दो। मेरा ये मानना है कि पॉलिसीज में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, मार्केट ग्रो कर रही है, एयरलाइंस 85-90% लोड फैक्टर पे अपने विमान चला रहे हैं। तो अगर इसमें किसी में कोई कमी है
तो वो हमारी एयरलाइंस में है। ये टाइम है कि हमारी एयरलाइंस इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या कारण है कि हम ऐसा फेयर चार्ज कर रहे हैं पैसेंजर्स को जो कि हमारे को अपना ऑपरेशनल कॉस्ट को रिकवर करने में सहूलियत नहीं करता है। ठीक है, इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर लो है, वो रिकवर कर पा रहा है और कुछ प्रॉफिट डिक्लेयर करता है। लेकिन क्या ये सब एयरलाइंस के साथ में है? आंसर नहीं है। क्या कारण है? हमारे इंडिगो के जो मालिक हैं राहुल भाटिया प्रमोटर, वो भी कह चुके हैं, अजय सिंह ने स्पाइस जेट के उन्होंने कहा है कि फेयर्स को बढ़ने की आवश्यकता है। जब इंडिगो के पास में 42% मार्केट शेयर है, क्या कारण है कि वो फेयर नहीं बढ़ा रहे हैं? उसका सीधा कारण ये है कि हमारी एयरलाइंस ने 800-900 हवाई जहाज को ऑर्डर दिए हुए हैं जो कि अगले 5-6 साल में इंडक्ट किए जाएंगे। जब इतनी सारी कैपेसिटी अंदर आएगी तो अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फेयर्स को लो रखा हुआ है। फेयर्स को लो करने से मार्केट ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। हमारे पैसेंजर्स जो, जैसे आपने बताया कि फेयर्स कैसे बढ़े हैं, क्योंकि वो हम फेयर्स को एक लेवल ऑफ फेयर समझने लग गए हैं कि यही फेयर बंबई और दिल्ली में होने चाहिए, जबकि वो फेयर सस्टेनेबल नहीं है। तो हमारे पैसेंजर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि हम एयरलाइंस के ऊपर तो डिमांड कर रहे हैं। आपने देखा लास्ट ईयर डेरेक ओब्रियन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि एयरलाइंस पैसेंजर्स को फ्लीज कर रही है। जब भी फेयर्स बढ़ते हैं दिवाली के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे, तो फिर मीडिया पीछे पड़ जाता कि फेयर बढ़ रहे हैं। हमारी 3 एयरलाइन लिस्टेड हैं, वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करवाते हैं अखबारों के अंदर में। कभी आपने देखा कि उन्हें बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया है? अगर वो फ्लीज कर रहे होते तो वो बहुत सारा प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे होते, तो ये तो नहीं है। तो एक तो कारण ये है कि अगर सरकार को दखल करना है तो वो इसमें करना चाहिए कि जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेयर चार्ज करें, पैसेंजर को एक्सप्लॉइट करें, ठीक उसी प्रकार आप अपने फेयर को इस लेवल से भी चार्ज ना करें कि आप दूसरी एयरलाइन के फ्यूचर के ऊपर में क्वेश्चन मार्क डालने लग जाएं, जैसे कि नरेश गोयल की जेट एयरवेज यानी साफ है कि लो कॉस्ट एयरलाइंस के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कंपटीशन जो है वो बाकी एयरलाइंस को भारी पड़ रहा है। जेट जो है वो जमीन पर है, लेकिन यात्रियों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ कर्मचारी भी परेशान है। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या इस मुसीबत का समाधान है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, जैसा ब्रेक से पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फैक्टर भी नजर आता है कि चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लो कॉस्ट एयरलाइंस जो है वो दिन ब दिन नए ऑफर्स लाती रहती हैं, शायद उन्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और खामियाजा जो है वो जेट एयरवेज जैसे कंपनियों को चुकाना पड़ता है। देखिए, ऐसा एक इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। जब आप एक कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको आपके कंपटीटर्स अपनी तरफ से अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। पर यहाँ पे मैं थोड़ा जितेंद्र भार्गव से नाइतफाकी करूँगा। 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू तो इंडस्ट्री का और जो एयरलाइंस ऑपरेशनल हैं उनका इशू है। दूसरा इशू आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर का है। पिछले 10 सालों में आपने देखा कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं एविएशन इंडस्ट्री पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए हैं, लैंडिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, पैसेंजर सर्विस फीस बढ़ गई हैं। अब जब यात्री जो फेयर देता है वो तो एक एब्सोल्यूट फेयर देता है, उसका कुल 65 से 68% फेयर ही जो है वो एयरलाइंस को मिलता है। बाकी सारा टैक्सेशन या इनडायरेक्ट दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास चला जाता है। अब एयरलाइंस की अपनी कैपेसिटी है। एयरलाइंस जो है जिसके नाम से आप वो फेयर ले रहे हैं वो अपने एक वायबल फेयर्स को नहीं ला पाती है। दूसरा इशू ये है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। कंपटीशन में जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो सर्वाइव करेगा। जब आप फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप जो है प्रोटेक्शन या कंटिन्यूअस ऑपरेशन की बात नहीं कर सकते। जो अच्छा चलाता है वो चलता है। किसी ने जेट एयरवेज को ये नहीं कहा था कि आप सहारा का मर्जर कर लीजिए। किसी ने किंगफिशर से ये नहीं कहा था कि आप एयर डेक्कन को ख़रीद लीजिए। कोई जो है आज इंडिगो को ये नहीं कह रहे कि आप 300 जहाज़ों का ऑर्डर कर लीजिए। कल को जब ये लोग ऑपरेशनल फेस करते हैं तो वो ब्लेम करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सर्कमस्टांसेस को। अब सवाल ये है कि फेयर का लेवल क्या होना चाहिए। जहाँ तक जितेंद्र भार्गव जी ने कहा कि साहब फेयर ज़्यादा होने चाहिए, हर आदमी चाहता है ज़्यादा फेयर हो, पर मार्केट की जो कैपेसिटी है आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। पिछले 4-5 साल में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत बहुत दिन पर दिन बिगड़ी है
और जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपका यूज़र ग्रुप है, उसकी कैपेसिटी एक लेवल से ज़्यादा फेयर अफोर्ड करने की कम होती जा रही है। जब अब उस कैपेसिटी को आपको एक्टिवेट करने के लिए लो फेयर्स देने पड़ते हैं। दूसरा इशू ये है कि हमारे यहाँ जो एविएशन इंडस्ट्री है वो फ्यूल कॉस्ट पे सर्वाइव करती है। जितने ऑपरेटर्स हैं लार्जली डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं। डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस जो हैं हिंदुस्तान में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और सरकार उन्हें बढ़ाई जा रही है। तो जब तक आप इन स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेंगे और आप मार्केट की कैपेसिटी है, क्योंकि आपका 50% से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो प्राइस सेंसिटिव ट्रैफिक है। जैसे ही आप फेयर बढ़ाते हैं वो जो है मार्केट से जो है बाहर चला जाता है। अभी आप देख लीजिएगा 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी एयरलाइन जो अभी जेट एयरवेज के बंद होने की वजह से पीक फेयर ले रही हैं, ये वापस उसी लेवल पे आ जाएंगी। इसलिए नहीं कि कैपेसिटी ऐड हो रही है, इसलिए कि मार्केट की कैपेसिटी एक लेवल से ज़्यादा फेयर देने की नहीं है। अब वो एयरलाइंस के हिस्से में अगर आप और उसके बाद ये भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सर, हालात जो है वो शायद सामान्य भी होने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि फेयर्स भी वैसे नॉर्मल हो जाए। लेकिन अश्विनी जी, जेट का जो ये संकट है ये तो कई महीनों से चल रहा था, लेकिन जी अश्विनी जी, जेट का ये जो संकट है कई महीनों से चल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर यात्रियों का भरोसा जो है वो तो जेट पर बना रहा, टिकट वो लोग खरीदते रहे। अब ऐसे में जब फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है तो उनके पास क्या विकल्प आ रहे हैं? क्या उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल रहा है? क्या क्या विकल्प है उनके पास आगे के लिए? देखिए, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और उनके ऊपर मैं 1 मिनट में एक्सपैंड करूंगा, पर मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि एक तो एयरलाइन के पास जो पैसा आता है वो एक्चुअली काफी डिडक्शंस होके आता है, और ये जो डिडक्शंस हैं ये सरकार की ओर से, जैसे फ्यूल प्राइस हो गया, लैंडिंग पार्किंग नेविगेशन चार्जेस हो गए, या एयरपोर्ट के चार्जेस हो गए, ये सब चीजों को कटा के एयरलाइन के पास बहुत कम पैसा आता है। और ये पॉइंट शायद जितेंद्र जी ने भी कहा था कि एयरलाइंस की प्राइस थोड़ी सी कम लग रही है, मगर दूसरी साइड जो है, जहां पे जो कॉस्ट साइड आती है, अगर आप डेट उठा रहे हैं और भारतवर्ष में डेट की कॉस्ट 14% आपको सूद देना पड़ता है बैंक को, जबकि दूसरे फॉरेन कंट्रीज में आपको 2% पे सूद पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेंडिंग मिल जाती है। और उसी तरह से जो गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसीज हैं, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको एक नई पॉलिसी इजाद करनी पड़ेगी। और इसमें केवल देखिए, आज की तारीख में सिर्फ 7 एयरलाइंस हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे कंट्री के लिए, और हमको इन सब चीजों का समाधान, मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो प्रोमोटर है उसकी गलती नहीं है, प्रोमोटर्स की भी गलतियां रहती हैं, मगर अगर हम स्ट्रक्चरली 12वीं एयरलाइन फेल हो रही है, लेकिन अश्विनी जी दिक्कत ये है ना कि कहीं ना कहीं कर्मचारी और यात्री जो है वो भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, सारे स्टेक होल्डर भुगत रहे हैं जी, सिर्फ कर्मचारी नहीं है, कस्टमर का बेचारे का बुरा हाल देखिए, जिसने ऑलरेडी बुक की हुई थी उसको अपना पुराना रिफंड नहीं मिल रहा है, और उसको आगे फ्लाइट बुक करनी है और उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, और वो फ्लाइट दुगने दाम पे मिल रही है, तो वो बेचारा कहां जाएगा? उसके अलावा सप्लायर्स देखिए, सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर मर जाएंगे अगर जेट एयरवेज को कुछ हो गया तो। उसी तरह आप देखिए ट्रैवल एजेंट्स, उनका हाल बुरा हो जाएगा अगर जेट एयरवेज फेल हो जाती है। बिल्कुल, सबका यानी कि हाल जो है वो बुरा ही हो रहे हैं, क्योंकि जेट के ऊपर ये जो संकट है वो बरकरार है, लेकिन दिक्कतें जो हैं वो सबकी बढ़ती जा रही है। लेकिन जितेंद्र जी, कहीं पर यहाँ पर जो जिक्र हो रहा था कि एक फेयर की जो कैपिंग होनी चाहिए वो मिनिमम भी होनी चाहिए और एक मैक्सिमम भी होनी चाहिए, ये आज के वक्त की जरूरत बहुत ज्यादा बन चुकी है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपटीशन इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिसके पास पे डीप पॉकेट है वो दाम को कम रख के एक कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहा है। तो अगर ये इसी कारण आपने देखा होगा कि जब भी जेट फॉर एग्जांपल, जब इसको बैंक रीपेमेंट का समय आता था तो हमारे कैरियर्स अभी भी 999 पे टिकट्स मार्केट में लेके आते थे सेल के लिए। ये नहीं हो सकता कि एक साइड तो आप फेयर्स बढ़ा रहे हैं निरंतर और दूसरी साइड में हर 1 महीने 1.5 महीने के बाद में अब सेल ला रहे हैं मार्केट के अंदर में। कहीं ना कहीं हमारे जो एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस एक संस्था है, उसको एक्टिव होना चाहिए था, इंटरैक्ट करे लोगों के साथ में, क्योंकि जैसे आपने बहुत सही फरमाया
कि जब एक एयरलाइन के साथ में ये दशा होती है तो उसका सीधा का सीधा असर एम्प्लॉयज़ के भविष्य, उनके फैमिली के ऊपर में, पैसेंजर्स के ऊपर पड़ता है। हम इसको अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? और ये तो किसी ने नहीं कहा कि आपको 16 से 20% के ऊपर ग्रोथ करते रहना चाहिए। अगर मार्केट अफोर्डेबल नहीं कर सकते एक सर्टेन फेयर, तो ठीक उसी प्रकार एयरलाइन भी एक लेवल के फेयर को अफोर्ड नहीं कर पाती है और उसकी दशा बुरी बंद हो जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कोई कैटलिस्ट का रूप धारण करे और देखे कि हमारी एयरलाइंस इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर नजर डाले जो है वो और सबको देखे कि क्या बदलना फेयर चाहिए, लेवल जेट को होना भी चाहिए। बदलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है दिक्कत बनकर नजर आ रही हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पायलट कर्मचारी जो है वो आज आफत में आ चुके हैं क्योंकि जेट पर जो संकट मंडरा रहा है उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो सभी की बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।